नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पढ़ाई @24/7 पर। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। और मगध साम्राज्य से संबंधित कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूं और बारी बारी से इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो आपको देंगे, तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितने प्रश्न आए, आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मगध जो साम्राज्य था उसका एक वंश था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका आंसर है कि हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उसमें पहला महत्वपूर्ण शासक था बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद नागदशक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि मगध राज की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध राज की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे हम राजगृह भी बोलते हैं। गिरिव्रज या राजगृह। तो मगध राज की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। अगला प्रश्न है कि जीवक किस शासक का राजवैद्य था? जीवक किस शासक का राजवैद्य था? तो जीवक था बिंबिसार का राजवैद्य। जीवक था बिंबिसार का राजवैद्य। अवंती के एक राजा थे प्रद्योत, जिन्हें चंड प्रद्योत भी बोलते हैं। तो अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से पीड़ित भी हो गए थे, तब भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी देखभाल के लिए, उनकी स्वास्थ्य में सुधार के लिए भेजा था। इसके अलावा भी बिंबिसार ने बुद्ध के पास भी जीवक को भेजा था। ठीक है, तो जीवक किस शासक का राजवैद्य था? बिंबिसार का। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? हम जानते हैं कि जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जितने शासक हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन को हासिल किया था। तो बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके मगध का सिंहासन हासिल किया। तो बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में सम्मिलित किया था? अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के बाद एक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था। उसने सबसे पहले अंग राज्य को पराजित किया। ठीक है, फिर काशी को और बज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब गणराज्य की बात की जा रही है, तो इसमें बज्जी संघ जो है वो गणराज्य है। बज्जी संघ। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु ने किन दो हथियारों की मदद से बज्जी संघ को पराजित किया था? तो अजातशत्रु ने सैन्य विज्ञान को विकसित करते हुए सेना में रथमूषल व महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों को प्रयुक्त किया था। तो उसने रथमूषल और महाशिलाकंटक, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए किन हथियारों का प्रयोग किया था? तो रथमूषल तथा महाशिलाकंटक। इनकी मदद से उन्होंने वज्जी संघ को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। क्योंकि अजातशत्रु के शासनकाल के समय ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में इसी साल राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा बिना पिटक के रूप में लिपिबद्ध भी किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु पहले जैन धर्म में आस्था रखता था और जैन धर्म का पोषक भी था, लेकिन बाद में उसने जीवक के कहने पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? पहला शासक था बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, और उसके बाद अंतिम शासक का नाम आता है नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और नागदशक की हत्या किसने की थी? नागदशक का अमात्य था, यानी कि मंत्री था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध के सिंहासन को हासिल किया था और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था शिशुनाग ने, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी शिशुनाग वंश के अगले शासक, यानी कि कालाशोक। कालाशोक या काकवर्ण, इसको काकवर्ण भी कहते हैं। तो कालाशोक के शासनकाल में चुल्लवग्ग वैशाली में, कहां पर? वैशाली में। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। और इस बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, और उसके बाद आया था नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। और महापद्म नंद के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, और पुराणों में तो कहा गया है कि नंद वंश का प्रथम शासक अतुल संपत्ति वाला था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि नंद वंश का संस्थापक कौन था और किस शासक के पास अतुल संपत्ति थी, ठीक है। उसका नाम है महापद्म नंद। और संगम जो कवि थे मामूल नार ने भी नंद शासकों को अतुल संपत्ति वाला बताया है, और कहा गया है कि ये लोग गंगा नदी में अपनी संपत्ति को छुपा देते थे। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उनके इस कार्य में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस कार्य में चाणक्य ने, यानी कि चाणक्य कौटिल्य ने बहुत मदद की थी। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और ये पाटलिपुत्र था गंगा व सोन नदी के संगम पर। गंगा व सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक को श्रोणिक के नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य में जो बिंबिसार थे, बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जाना गया है। तो श्रोणिक किसका नाम था? बिंबिसार का। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है कि मगध व वज्जी गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था? उस समय मगध का जो सबसे विरोधी गणराज्य था वो था वज्जी गणराज्य, और इन दोनों के बीच जो नदी थी उस नदी का नाम है गंगा। तो मगध व वज्जी गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण गंगा नदी के द्वारा होता था। अगला प्रश्न है कि किस शासक को कुणिक के नाम से जाना जाता था? तो कुणिक के नाम से जाना जाता था अजातशत्रु को, और अजातशत्रु को ही वैदेही पुत्र कहा गया है, क्योंकि अजातशत्रु की जो मां थी वो थी वैशाली गणराज्य की पुत्री, यानी कि वैशाली के शासक थे उनकी पुत्री थी। और जो चेलना थी उनकी पुत्री का नाम था चेलना या वैदेही, उनका पुत्र ही था अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु को वैदेही पुत्र भी कहा गया है और कुणिक भी कहा गया है।
अगला प्रश्न है कि किस शासक को अपरु परशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस शासक को अपरु परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को अपरु परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। इनको सर्व छत्रांतक भी बोला गया है और एक राट भी बोला गया है। महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक, एक राट, अपरो परशुराम, ये नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो पुराणों के अनुसार था मगध पर शासन करने वाला बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। और जो जरासंध है, जरासंध इस बृहद्रथ वंश का ही था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम किस राज्य की विजय की थी? तो बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम अंग राज्य की विजय की थी। किसकी विजय की थी? अंग की, जिसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, और बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय में विस्तार की नीति की शुरुआत हुई थी जो अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी ने कहा है कि बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय में विस्तार की नीति शुरू हुई थी जो अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई थी। और बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसमें 3 राजवंश प्रमुख थे। पहला था कौशल का राज्य, जिसमें कौशल के राजा जो थे प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकौशला से विवाह किया था। फिर थे लिच्छवी राज्य, वहाँ चेटक की पुत्री थी छेलना, उनसे विवाह किया था। फिर था पंजाब के मद्रकुल के प्रधान की पुत्री थी क्षेमा, उससे विवाह किया था। तो इस तरह बिंबिसार ने विवाह एवं सैन्य कौशल के बल पर कई राज्यों की विजय की और मगध के साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। चलिए अगला प्रश्न कि मौर्य युग से पूर्व मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंश कौन से थे? तो मौर्य युग से पूर्व कौन कौन से वंश थे? हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। ठीक है, और हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार, जिसने कब से कब तक शासन किया था? 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार नजर डाल लीजिए। दूसरा शासक था अजात शत्रु। दूसरा शासक था अजात शत्रु, जिसे कुणिक बोला गया है। क्या बोला गया है? कुणिक। और इसने कब से कब तक शासन किया था? 492 से 460 ईसा पूर्व। फिर आया था उदयन, और उदयन के बाद आया था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसकी हत्या की थी उसके अमात्य शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था? शिशुनाग। ठीक है, पहला शासक था शिशुनाग और दूसरा महत्वपूर्ण शासक था कालाशोक, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और इन दोनों शासकों का समय रहा था 366 ईसा पूर्व तक, यानी कि कालाशोक का शासनकाल लिख लीजिए 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। उसके बाद आया नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश का पहला शासक था महापद्म नंद। महापद्म नंद ये महत्वपूर्ण शासक था, महापद्म नंद। ठीक है, और महापद्म नंद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था घनानंद। घनानंद, जिसको कि 323 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। ठीक है, 323 ईसा पूर्व के आसपास। महापद्म नंद के बारे में एक चीज और याद रखनी चाहिए। महापद्म नंद का एक अवलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बोलते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है कि नंद शासक ने कलिंग में नहरें निकलवाई थी।
और वहां से एक जिन की प्रतिमा को उठा के ले गया था। ऐसा हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो याद रखने वाली चीज है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो कलिंग में नहरें निकलवाई गई थी, किस शासक ने निकलवाई थी, वो है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा द्वारा कलिंग विजय की पुष्टि होती है? तो वो राजा था महापद्म नंद। वो राजा था महापद्म नंद। अगला प्रश्न कि पुराणों में किस शासक को अतुल धन का स्वामी कहा गया है? तो पुराणों में महापद्म नंद को अतुल धन का स्वामी कहा गया है। और इसको बोला गया है महापद्मपति। क्या बोला गया है? महापद्मपति बोला गया है पुराणों में महापद्म नंद को। ठीक है, और अतुल धन का स्वामी बताया गया है। इसके पास बहुत ज्यादा सोना था, और इसके बारे में कहा गया है, संगम साहित्य में भी कहा गया है कि नंद राजा ने पहले पाटलिपुत्र में धन संचित किया और फिर उसे गंगा की धारा में छिपा दिया। ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु द्वारा लक्ष्मी विजय में उसके किस मंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मंत्री था वश्यकार। अगला प्रश्न देखते हैं कि मगध साम्राज्य की सफलता के क्या कारण थे? तो मगध साम्राज्य की सफलता के मुख्यतः 3 कारण थे। पहला तो यह था कि जो मगध था वो गंगा, सोन एवं गंडक जैसी नदियों के संगम पर स्थित था, और ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ था, और उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पैदावार होती थी, जिससे कि लोग संपन्न थे। दूसरा कारण था कि यहाँ लोहे के समृद्ध भंडार थे, और लोहे का प्रयोग कृषि में और युद्ध दोनों में किया जाता था। और तीसरा कारण है कि हाथी यहाँ बहुतायत में मिलते थे, जिनका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। तो ये मगध साम्राज्य की सफलता के प्रमुख कारण थे। तो दोस्तों, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मगध साम्राज्य से संबंधित थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।